नमस्कार दोस्तों मैं अजीत कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश। दोस्तों ये वही मौर्य वंश है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके और उसके नंद वंश का सर्वनाश करके 322 ईसा पूर्व में किया था। मौर्य वंश के जानकारी के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है अभिलेखी स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जिन जिन प्रमुख साहित्यों को रखा गया है वो इस प्रकार है: अर्थशास्त्र, इंडिका, कथा सरित सागर, परिशिष्ट पर्वन, मुद्रा राक्षस, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। तो ठीक है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जिन जिन स्रोतों को रखा गया है, जिन जिन साहित्यों को रखा गया है, उनमें से पहला है अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। दूसरा है इंडिका जिसकी रचना मेगस्थनीज ने की थी। फिर है कथा सरित सागर जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसकी रचना सोमदेव ने की थी। फिर है परिशिष्ट पर्वन जो कि एक जैन ग्रंथ है जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। फिर है मुद्रा राक्षस जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। और फिर आगे कुछ जैन और कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं। फिर हम बात कर लेंगे अभिलेखी स्रोत की। तो मौर्य वंश के जानकारी के कुछ अभिलेखी स्रोत भी हैं जिनमें से दो महत्वपूर्ण हैं। पहला है अशोक का अभिलेख। किसका अभिलेख? अशोक के अभिलेख। और दूसरा है रुद्रदामन का अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। तो ठीक है, जानकारी के दो प्रमुख स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत और अभिलेखी स्रोत। दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की एक प्रमुख विशेषता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक यानी कि मौर्य वंश के दो शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। किनकी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त और अशोक, इन दो महत्वपूर्ण शासकों की जानकारी एक साथ प्राप्त होती है। तो ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दो शासकों की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की माने तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कुछ इस प्रकार था। जैसे ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये जो रेड बाउंड्री दिख रही है, ये पूरा का पूरा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर के, कहां से लेकर के? ईरान फारस से लेकर के पूरब में बंगाल तक था। कहां तक था? पूरब में बंगाल तक था। और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक था। तो ठीक है, हम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की माने तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर के पूरब में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक था। यहां पे लिखा है हिरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान। दोस्तों ये चार के चार राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच सिंधु नदी के तट पर एक भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर जब पराजित होने लगा तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना की, कुछ संधि की शर्तें रखी, जैसे कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलिना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा, अपने चार राज्य हिरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को देगा, साथ में अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य को देगा। इस संधि के शर्तों के साथ ही सेल्यूकस निकेटर के प्राण बच पाए थे।
तो ये वही राज है जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट किया था, हिरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान। ठीक है, इसके बाद पंजाब, कुरु, पांचाल, कौशल, पाटलिपुत्र तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी ही थी। ये सब क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। चलिए अब हम बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य की। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से, कब से? 322 बीसी से 298 बीसी तक रहा, यानी कि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। यहां लिखा है कौटिल्य। दोस्तों, कौटिल्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य उस समय के, यानी कि अपने समय के महान शिक्षक, प्रकांड विद्वान और एक कुशल राजनेता थे। कौटिल्य प्रारंभ में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के पुरोहित थे, घनानंद के दरबार में रहते थे। लेकिन उस अत्याचारी, आताताई, लोलुप शासक ने एक दिन कौटिल्य यानी कि चाणक्य को अकारण तिरस्कारित कर दिया। जब तिरस्कारित कर दिया तो कौटिल्य ने निश्चय किया कि हम तेरे को बताएंगे कि हमारा प्रभाव कितना है, हम कौन है। और कौटिल्य ने उसी भरे राज दरबार में अपने जटाओं को खोलते हुए प्रतिज्ञा किया कि घनानंद, जब तक मैं तेरा और तेरे वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने इन जटाओं को नहीं बांधूंगा। ठीक है, और यही कारण है कि कौटिल्य ने आगे चल करके एक शिकारी से चंद्रगुप्त को, जब चंद्रगुप्त छोटे से बालक थे तो एक शिकारी से 1000 करसापड़ में खरीदा। कितने में खरीदा? 1000 करसापड़ में खरीद लिया। किसने खरीद लिया? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने एक शिकारी से चंद्रगुप्त को 1000 करसापड़ में खरीदा था। अब कौटिल्य को नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का सर्वनाश करना था, क्योंकि वो मूर्ख शासक था, दुराचारी था। कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेना की आवश्यकता पड़ी, तो कौटिल्य ने, परिशिष्ट पर्वन की माने तो कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक बड़ी सेना खरीदी। अब चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य दोनों ने मिलकर के 321 ईसा पूर्व में मगध के छोटे छोटे ग्रामों में आक्रमण करना शुरू कर दिया, किंतु वे प्रारंभ में असफल रहे। जब वे असफल रहे तब उन दोनों ने भेष बदलकर उत्तरापथ में घूमना फिरना शुरू कर दिया। कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने पुनः 321 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब की यूनानी गवर्नर फिलिप की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त के जीवन का यह पहला विजय था। इसके बाद कौटिल्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर के 321 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण किया और मगध में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का अंत किया, उसके वंश का अंत किया और मौर्य वंश की स्थापना की। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक बने, मौर्य वंश की राजगद्दी प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, जो कि यहां शो कर रहा है। किसे बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, ये तो हो गया मगध विजय। इसके बाद बात कर लेते हैं सेल्यूकस निकेटर की। दोस्तों, ये सेल्यूकस निकेटर विदेशी था, यूनानी था। यह सिकंदर का सेनापति एवं सीरिया का शासक था। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर द्वारा भारत के पहले जीते गए प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, जिससे क्रोधित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को ललकारा युद्ध के लिए। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच सिंधु नदी के तट पर, कहने का मतलब यही क्या हुआ, एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और एक अपमानजनक संधि के तहत यह युद्ध रुका। इस संधि के शर्तें कौन कौन सी थी तो बता दें कि संधि की शर्तों के मुताबिक सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। अपने 4 राज्य हेरात, काबुल,
कांधार और बालूचिस्तान कौन कौन से? हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। साथ में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को भी चंद्रगुप्त को दिया था। यही मेगस्थनीज आगे चल करके इंडिका नाम ग्रंथ की रचना करता है, जिससे हमें मौर्यकालीन जानकारियां प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा अपनी संधि निभाए जाने से प्रसन्न होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। तो ठीक है, सेल्यूकस निकेटर पर प्रसन्न होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना को लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के शासक रहे। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने आचार्य, जो कि जैन आचार्य थे, भद्रबाहु से प्रभावित होकर के जैन धर्म को स्वीकार किया और दक्षिण भारत चले गए। श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला में एक पर्वत है चंद्रगिरी। कौन सी पर्वत है? चंद्रगिरी। इसी चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचे और इन्होंने अन्न और जल का त्याग करके जैन धर्म के संलेखना विधि से अपने प्राणों का 298 ईसा पूर्व में त्याग कर दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक विशेष जानकारी छूट रही है, और वो जानकारी ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण के थे? चंद्रगुप्त मौर्य काउबर्ड। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण के थे, इसको लेकर के इतिहासकारों में काफी मतभेद है। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। दूसरा वर्ग मानता है कि क्षत्रिय थे, और एक और वर्ग है जो मानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य श्रेणी के थे। जैसे मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वर्ण का बताया गया है। कहा जाता है कि नंद शूद्र थे, जो नंद वंश के लोग थे वो शूद्र थे, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी मुरा, वो भी नंद की पत्नी थी। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वर्ण के थे। किंतु बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ, विशेष करके बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान के अनुसार अशोक और बिंदुसार को क्षत्रिय वर्ण का बताया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इनके पूर्वज यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय ही थे। इसके बाद बात कर लेते हैं वैश्य की। किसकी बात कर लेते हैं? वैश्य वर्ण की। तो रोमिला थापर, जो एक जाने माने इतिहासकार है, वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य वर्ण का था। कौन से वर्ण का था? वैश्य वर्ण का था। ठीक है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जैसे कि एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, और तीसरा है सेंड्रोकोप्टस। तो ठीक है, यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जैसे कि एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। तो ठीक है दोस्तों, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी सारी जानकारियां जुटाई। हमें आशा है कि आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, तथ्य याद हुए होंगे। तो ठीक है, अब हम अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के अगले उत्तराधिकारी बिंदुसार को लेकर के अगले टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरी यह क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।